नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में मैं तारा प्राशर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जेबीटी टेट का एक पेपर और आज के वीडियो में भी हम जेबीटी टेट का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं और उस पेपर का हिंदी सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप सामान्य ज्ञान एचपीजी के हिंदी इनसे संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आपको शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में अगर देखें तो च हलंत में है ई जो कि बनता है ची, ठीक है। आगे है त, र और अ जो कि त्र बनाता है। हम जानते हैं कि त्र किससे बनता है, ये बनता है त, र और अ से। तो यहाँ तक ये सही चला है। और ह को लगी है आ की मात्रा तो बना है हा और र को के साथ मिला है अ और बना है र। तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। बाकी ऑप्शन की तरफ अगर देखें तो च ई ची ये ठीक बना है। त अ यहाँ से ये गलत हो गया है क्योंकि त्र बनता है त र अ से। और अगले ऑप्शन की तरफ देखें तो ये शुरुआत में ही गलत है। च आपका पूरा बना है। ये अगर मान लीजिए च पूरा है और ई की मात्रा भी लगी है तो ये गलत हो जाता है। च हमारा शुद्ध रूप है, उसमें हमने अगर ई की मात्रा लगानी है जैसे कि चि में लगती है तो च में लगेगी ई की मात्रा। तो अगला ऑप्शन देखें तो च में लगी है यहाँ पे बड़ी की मात्रा जिससे ये बन जाता है ची, तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। च और ई से ची बना, त र अ से त्र बना, ह और आ से हा बना और र और अ से र बना। कई बार आपको क्षत्रज्ञ अक्सर जेबीटी की टेट परीक्षा में और कमीशन में भी क्षत्रज्ञ या श्रमिक ये पूछा जाता है कि ये किससे मिलकर बने हैं। तो जो त्र है वो त र अ से मिलकर बना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सूचक का समानार्थक शब्द कौन सा है, द्योतक, धोतक, घोतक या ज्ञापन। तो सूचक का समानार्थक शब्द जो है वो है हमारा द्योतक। द्योतक द्योतक का अर्थ होता है प्रकट करने वाला या किसी चीज को प्रकाश में लाने वाला, वो होता है द्योतक। और सूचक समान ही अर्थ है, सूचक होता है सूचना देने वाला। तो सूचक का समानार्थक शब्द क्या है, द्योतक। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निरापद में उपसर्ग है कौन सा, निर, निरा, नी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो उपसर्ग प्रत्यय है आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से हैं और प्रत्यय कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में तो ए बी सी, निर एक उपसर्ग है, निरा कोई उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग है। और निर और निरा इन दोनों का ही अर्थ होता है बिना, दोनों का ही अर्थ होता है बिना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, निर या नी। हमारे पास लिखा है यहाँ पे निरापद, निरापद यानी निर बिना किसके, आपद के। कुछ नहीं किया है हमने, ये आ की मात्रा आगे ले गए हैं, र रह गया है आधा और बन गया निर्धन आपद, बिना किसी आपदा के, बिना किसी आपदा के। अब देखिए ये नी ये किस में इस्तेमाल होगा, ये भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने लिखा नी धन आय, नी यानी बिना, आय यानी आय के, नी आय। तो नी आय, इसको इसका जब संधि करेंगे तो ई और आ क्या बना देता है, या, वो बन जाता है न्याय। तो न्याय में अगर आप देखें उसमें अगर आपको आय उपसर्ग कौन सा है तो उपसर्ग है नी जिसका अर्थ होता है बिना। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ए निर, निर धन आपद बन जाएगा निरापद, यानी कि निर उपसर्ग का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पन प्रत्यय वाला शब्द है पनघट, बड़प्पन, औपन या सत्यापन। बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये पन प्रत्यय, और ऑप्शंस भी आपके यही रहते हैं। तो पटवारी के पेपर में जो रिसेंट हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था अगर आपको याद हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है बड़प्पन। बड़प्पन शब्द है जिसमें पन प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। देखिए अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपके ये प्रत्यय होते हैं ये होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से, कृदंत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृदंत और तद्वित। कृदंत प्रत्यय होते हैं जो धातु में जब आप लगा देते हैं प्रत्यय तो वो बन जाते हैं कृदंत प्रत्यय। धातु जैसे कि मैंने कहा पड़ धातु, मैंने कहा पड़ धातु
उसके आगे मैंने ना प्रत्यय लग गया तो वो ना प्रत्यय, तो ये ना कौन सा प्रत्यय है, ये है कृदंत प्रत्यय। और जब हम बड़प्पन की बात करते हैं तो ये आता है तद्वित, तद्वित प्रत्यय में। तद्वित प्रत्यय कौन से होते हैं, कई बार यही सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्वित। कृदंत होते हैं जो धातु के आगे प्रत्यय जोड़ते हैं हम, वो होते हैं कृदंत प्रत्यय। और जो हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं वो होते हैं हमारे तद्वित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय धातु के आगे, तद्वित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लगा है तद्वित प्रत्यय के अंदर भी भाववाचक तद्वित प्रत्यय, जिसमें आता है हमारा पन प्रत्यय। जैसे बच्चे के आगे पन लगा दिया तो बचपन, छोटे के आगे पन लगा दिया छुटपन। वैसे यहाँ पे बड़े के आगे पन लगा है तो बड़ा जो कि मूल शब्द है उसके आगे पन लगा दिया गया है प्रत्यय, तो वो बन गया है बड़प्पन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ग से भिन्न है खग, पंचानन, विहग, पखेरु। तो ये तीनों पर्यायवाची है किसके, पक्षी के। कौन कौन से, खग, विहग और पखेरु। और पंचानन है, पंचानन 5 हैं, आनंद जिसके शिव को कहा जाता है, या कई बार हनुमान को भी कहा जाता है, पंचमुखी हनुमान। तो खग, विहग, पखेरु अलग वर्ग से हैं और पंचानन अलग वर्ग से हैं। अगला सवाल है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व, क से म तक, न, ण, क, च या श, श, स, ह। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे कौन से, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे श, श, स, ह, जिन्हें बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। अगर आप बोल के देखें इन चारों वर्णों को, आप देखेंगे एक माइल्ड सी हीट, ऊष्मा, बिल्कुल थोड़ी सी ऊष्मा प्रतीत होती है आपको निकलती हुई। य, र, ल, व, य, र, ल, व कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण शरीर के आंतरिक भागों से होता है। क से लेकर म तक कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी हिस्से को टच करती है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन। तो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। बड़ा ही फेमस सवाल है जो कि अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है और इसी रूप में देखा जाता है। तो यह असली गाय का दूध है, दूध तो असली गाय का ही होता है, नकली गाय का नहीं होता। ये असली गाय का दूध है, ये भी गलत होगा। यह गाय का असली दूध है, यह गाय का असली दूध है। देखिए दूध मिलावटी भी हो सकता है और असली भी हो सकता है, तो यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है, ये भी गलत होगा। तो सही जो है हमारा ऑप्शन है सी, यह गाय का असली दूध है, ना कि यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है। अगला सवाल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है। देखिए से कारक किस किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक आता है करण में आता है हमारा से, और एक आता है अपादान में से। जब वाक्य में आपको लगे कि ये जो कारक है ये से कारक है, ये संबंध बता रहा है, तो वो होगा करण कारक, और जब जुदाई बता रहा होगा तो वो होगा अपादान कारक। मैंने कहा रत्न जड़ित, तो रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, बीच में यहाँ पर भी से आ रहा है, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। तो यहाँ पर ये दोनों का क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है कि रत्न से जड़ा हुआ है, रत्न से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये कौन सा, यहाँ पे मैंने करण गलत लिखा है, माफ़ कीजिएगा, करण। यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर है अपादान कारक। क्यों, क्योंकि पेड़ से पत्ते कैसे हो रहे हैं, उनकी जुदाई हो रही है, अपादान से में जुदाई होती है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। अगला सवाल, लंबोदर कैसा शब्द है, संकर, तद्भव, सर्वनाम या योगरूढ़। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर का जब आप विग्रह करें तो क्या बनेगा, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट। लेकिन लंबोदर हम किसको कहते हैं, लंबोदर कहते हैं हम गणेश को। तो ये कौन से शब्द में आएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर ये आएगा हमारा योगरूढ़ में। योगरूढ़ में क्या होता है, योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन जब आप शब्द का विग्रह करते हैं तब अर्थ कुछ और ही है, जैसा कि लंबा है उदर पे, लंबा है उदर या लंबा उदर किसी का भी हो सकता है, लंबे पेट बड़े पेट वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
लंबोदर, एज अ लंबोदर पूरा शब्द, तो उसका अर्थ होता है गणेश। तो जब पूरा अपना जुड़ा हुआ है तब उसका अर्थ कोई और है, शब्द को जब अलग अलग कर दो तब उसका अर्थ कोई और है। वो होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। तो लंबोदर कैसा शब्द है? योग रूढ़। संकर कौन से होते हैं? संकर होते हैं जैसे कि हमने कहा पांदान, दो शब्दों से मिलकर बना है पांदान। और ये दोनों शब्द जो हैं ये अलग अलग जो हैं स्रोतों से लिए गए होते हैं, अलग अलग भाषाओं से लिए गए होते हैं। तद्भव होता है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी से जब संस्कृत से जब हिंदी में आए तो तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि ग्राम अगर संस्कृत का शब्द है तो जब वो हिंदी में आया तो वो बन गया गांव। तो ग्राम आपका तत्सम है, गांव हमारा तद्भव है। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है योग रूढ़ शब्द। आगे अगला सवाल है, ये भी बहुत फेमस सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में नजर आता है। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द दावानल, जलागम, बड़वानल या भीषणाग्नि। तो समुद्र की आग जो है वो कहलाती है बड़वानल। दावानल है जंगल की आग, और एक पूछा जाता है जठरानल, एग्जाम में अक्सर जठरानल होती है पेट की आग। तो समुद्र की आग बड़वानल, दावानल जंगल की आग, और जठरानल पेट की आग। अगला सवाल, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं? 3 पुरुष आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से हैं वे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला सवाल है, यहाँ बीच में मैंने एक मिस कर दिया है क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी से संबंधित था तो बीच में मिस हो गया है ये। तो अगला है कि कठोर के लिए समानार्थक शब्द, ये भी बड़ा ज़रूरी है ये कि ये पुलिस, पटवारी और जेबीटी में अक्सर देखा जाता है। जेबीटी में मैं इसे 2 या 3 बार देख चुकी हूँ। कठोर के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है? पौरुष, परुषी, परुष या परुषत्व। तो कठोर के लिए समानार्थक शब्द है हमारा परुष। परुष है कठोर के लिए समानार्थक शब्द। जंगम का विलोम क्या है? संगम, अचलता, स्थावर या साधुत्व। तो जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता हो, वो है जंगम। तो उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम होगा स्थावर, जो स्थिर रहता हो। संगम होता है जहाँ कोई चीज़ें मिलती हैं, तो इसका विलोम होगा हमारा अलगाव। अचलता का होगा चलता, साधुत्व यानी साधु का ऑपोजिट होगा असाधु। आगे है कि शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? स्रोत यानी कि स्रोत को सही रूप से कैसे लिखते हैं? तो जिस स्रोत को जो हम सही रूप से या शुद्ध वर्तनी जो स्रोत की है वो है ये, इस तरह से लिखते हैं हम स्रोत, इस तरह से नहीं लिखते। हालांकि आम भाषा में आप देखेंगे स्रोत इस तरह से लिखा होता है, पर शुद्ध वर्तनी जो स्रोत की है वो है ये, सी ऑप्शन है शुद्ध रूप स्रोत का। देखिए बहुत से शब्द हैं जो शुद्ध वर्तनी के लिए अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि कवित्री अक्सर आपको हर तीसरे चौथे एग्जाम में कवित्री दिख जाएगा। आपको अहिल्या नहीं होता, वो अहल्या होता है, ये आपको अक्सर पूछा जाता है। आपसे औद्योगिक पूछा जाता है, आपसे ज्योत्सना पूछा जाता है। इस तरह की शुद्ध वर्तनी जो है रिपीट होती रहती है। अगला सवाल है, तिलांजलि देना का अर्थ क्या है? तिल बांटना, तेल बेचना, त्याग देना या अर्घ्य देना। तो तिलांजलि का अर्थ होता है त्याग देना तिलांजलि देना का अर्थ है। आगे अगला सवाल, भाषा से तात्पर्य है भाषण देना, बोलना, सिखाना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा से तात्पर्य होता है हमारा, भाषा की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक यानी जिसे सुना जा सके, ध्वन्यात्मक शब्दों सुन के समझा जा सके, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना कहलाता है भाषा। आगे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। से भाव व्यक्त होता है किसका? भाषा की उन्नति का, निजी भाषा का, संपर्क भाषा का या मातृभाषा का। देखिए अर्थ क्या है ये जो हमने पढ़ा अभी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, तथा बिन निज भाषा ज्ञान के, बिना हमारे मातृभाषा के ज्ञान के मन की पीड़ा को मिटत न हिय के सूल, हिय यानी हृदय, सूल यानी पीड़ा, हृदय के जो पीड़ा है वो भी मातृभाषा के ज्ञान के बिना दूर नहीं होती। तो यहाँ पर भाषा की उन्नति निजी भाषा का, संपर्क भाषा का या मातृभाषा का, मातृभाषा का भाव व्यक्त किया जा रहा है कि बिना मातृभाषा के
जो है तरक्की संभव नहीं है और मन की पीड़ा भी मातृभाषा के ज्ञान से ही दूर होगी। आगे देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, वो हैं आपके विकारी और अविकारी। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। आपसे पूछा जा सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति होता है कि कहाँ से उत्पन्न हुए शब्द, व्युत्पत्ति होता है कि उन्हें उनकी संरचना कैसे की गई, उसके आधार पे होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं। अगला है ज्ञ में मिलन है, ग य ग य ज य ज यह। तो ग्यह वैसे ग्यह नहीं है, इसे पढ़ा जाता है जह। तो अगर इसे आपको मालूम है कि जह पढ़ा जाता है तो देखने से पता लग रहा है ज और यह, जह कहाँ पर है? ये है डी ऑप्शन में। तो ये या फिर इस रूप में भी लिखा हो सकता है, ये जह बनता है ज और यह से, ज और यह से बनता है जह। अगला सवाल है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो कोस कोस पर पानी बदले, यानी कि कोस कोस पर पानी का स्वाद जो है वो बदल जाता है, और जब 4 कोस होता है, 4 कोस के बाद हमारी वाणी यानी कि हमारी बोली बदल जाती है। तो कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का जिक्र हो रहा है इसमें। अगला सवाल है, राम ने रावण को मारा में रावण शब्द क्या है? बलाघात है। अगर वो बलाघात है तो उसका अर्थ क्या है? कि राम ने ही मारा, औरों ने नहीं, रावण को ही मारा, किसी और को नहीं, मारना नहीं चाहते थे राम, यह बात भूतकाल की है। बलाघात क्या होता है? बलाघात का अर्थ होता है जब किसी वर्ड पर अधिक स्ट्रेस दिया जाए, कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो मतलब क्या है इसका? वो कह रहा है कि अगर रावण बलाघात है, रावण पे ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि राम ने रावण को ही मारा, किसी और को नहीं मारा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इस वाक्य में राम बलाघात है, तो राम ने ही मारा, राम ने रावण को मारा, यानी राम ने ही मारा, किसी और ने नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है रावण है बलाघात, तो सही ऑप्शन है कि रावण को ही मारा, किसी और को नहीं मारा। स्ट्रेस किस पे पड़ रहा है उस बात का आपने ध्यान रखना है, वही होता है बलाघात, बलाघात। अगला सवाल है, संकर शब्द निम्न में से कौन सा है? संकर शब्द का जिक्र हमने पहले भी किया, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग भाषा से लिए गए हों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शंकर, गजानन, लाठीचार्ज, सर्वनाम में लाठीचार्ज है हमारा संकर शब्द। अगला सवाल, सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा वर्णमाला। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना, वो क्या कहलाएंगे? सभी वर्णों को निश्चित ढंग से लिखना वर्णमाला कहलाएगा। शुद्ध एवं मानक रूप कौन सा है? चिन्ह, 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 चिन्ह। तो चिन्ह का शुद्ध रूप पूछा है, ये भी बड़ा फेमस है आजकल, जो अक्सर सवाल में पूछा जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो है चिन्ह। हालांकि हमने अक्सर अपने बचपन से ये वाला चिन्ह देखा है, पर ये गलत है। हम चिन्ह नहीं कहते, हम चिन्ह नहीं कहते, हम कहते हैं चिन्ह, चिन्ह। ह भी पूरा नहीं कहते, ह हलंत में रहता है, चिन्ह। तो शुद्ध एवं मानक रूप कौन सा है? चिन्ह है हमारा मानक रूप। तो ये थे कुछ एक सवाल जेबीटी एंड टेट एंट्रांस के। तो कुछ और वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जो टेट से संबंधित होंगे। तो आज के लिए इतने ही सवाल। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी आपके साथी टेट की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में टेट का पेपर होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, और अगर आप विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।